हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये वर्कशीट 28 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, पार्ट 3, मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो देखो क्या कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग की जो राज्य की सत्ता है उसके दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया। मतलब जो नागरिकों के अधिकार हैं, उन्हें कुछ राइट्स दिए गए हैं कि ये आपके राइट है, उनको संविधान में निहित किया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधान क्या करता है? राज्य और अन्य अधिकारों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मेन काम क्या है? व्यक्तियों की रक्षा करना। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। इसके अलावा संविधान में एक खंड ऐसा भी है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को समूहित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार आ सके। मतलब ऐसे संविधान में ऐसे बातों को भी रखा गया है जिससे कि राज्य के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्तर से सुधार किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के प्रकार तो देखिए कौन कौन से: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखते हैं कि को हम आराम से समझते हैं कि क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इस हमारे संविधान के अंदर सभी लोगों को, जितने भी हमारे संविधान इंडियंस हैं, जो भी भारतीय हैं, सभी को क्या कहा गया है? समान अधिकार है। सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या लिंग का हो, सभी को क्या किया गया? उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको क्या समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसायिक पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो इसके अंदर देखो, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति को कहीं पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, कोई भाषण देने के लिए, कोई सभा बनाने के लिए, देश के किसी भी भाग में आने जाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। वो कहीं भी रह सकता है, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, कारोबार कर सकता है। ये सब उसकी स्वतंत्रता है, उसकी एबिलिटी पर है कि उसमें कितनी काबिलियत है। वो इसके अनुसार कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो इसमें क्या कहा कि अगर आप पे कोई शोषण कर रहा है, अगर कोई शोषण है, तो उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में, आप कोर्ट केस कर सकते हैं अगर कहीं से भी शोषण हो रहा है। तो ये आपका अधिकार है। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम बच्चों को, हम देखते हैं ना कई बार अपने आस पड़ोस में कि 14 वर्ष से कम बच्चे जो क्या है मजदूरी कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक अपराध है। ये अगर लीगली देखा जाए तो हमारे संविधान इसकी हमें परमिशन नहीं देता है। इसमें इसे क्या कहा जाता है? अपराध कहा जाता है। देखो इसमें क्या कहा गया है? मानव का व्यापार करना, किसी को बेचना या किसी को खरीदना, ये क्या है? एक घोर अपराध है। या 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या करना? उनको काम पर लगाना, ये भी क्या है? एक अपराध है। नेक्स्ट देखिए क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो हमारे देश में देखो, आपको पता है कि बहुत विविधता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के लोग जो धर्म को मानते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को अपनाने की अनुमति है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार और प्रसार भी कर सकता है। मतलब उसके बारे में अपना कीर्तन करवाना है, भजन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार क्या कह रहे हैं? देखो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं।
तो देखो शैक्षिक अधिकार मतलब सबको पढ़ाई लिखाई का पूरी तरह से अधिकार है। इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार भी, अपनी संस्कृति को और बढ़ाने का, जो आपने मतलब आपकी संस्कृति है, आपकी कल्चर है, उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। और सभी को शैक्षिक अधिकार है, मतलब सबको पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई का अधिकार है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक कुछ समुदाय हमारे देश में ऐसे हैं जो बहुत कम है, उनका नंबर, उन लोगों का नंबर बहुत कम है, तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अपनी संस्कृति की रक्षा, क्योंकि उनका नंबर कम है ना, तो उनको अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान मतलब अपने स्कूल खोल सकते हैं, वो स्कूल या आप कुछ एकेडमी खोल सकते हैं, जिससे क्या हो, उनकी संस्कृति की रक्षा, उसके उनका विकास हो सके। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। तो सभी जो नागरिक है, अगर उनके जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उनका कोई हनन करता है, उनको कोई अवरोध पैदा करता है, तो उन्हें अदालत जाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अमीर जाएगा या इस जाति के लोग जाएंगे, जिस भी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे अदालत में जाने का पूरा अधिकार है और पूरी स्वतंत्रता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना। बेटा यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना आएगा, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म को, किसी एक राज्य धर्म नहीं माना गया, सभी धर्म को क्या कहा गया, समान माना गया। तो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है बेटा, यहाँ कुछ मिस्टेक्स की गई है। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। मतलब हम किसी भी एक धर्म को कह दें कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, सिर्फ हिंदू धर्म को मानो, या मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानो, तो हम ये सब बातें नहीं कह सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जितने भी राज्य में या देश में, इनफैक्ट देश करो बेटा, देश में जितने भी धर्म है सभी क्या है, सभी अच्छे हैं और सभी को ही बढ़ावा दो। किसी एक धर्म को आप बढ़ावा नहीं दे सकते। और देश में सभी धर्म क्या है, यहाँ पे भी देश आएगा, देखो काफ़ी सारी मिस्टेक है इसके अंदर। और सभी देश में क्या है, जितने भी देश हमारे देश में धर्म है सभी समान है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक बार फिर देखते हैं, काफ़ी मिस्टेक्स है बेटा इस पैराग्राफ में, देखते हैं जरा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना है। भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को आप बढ़ावा दे रहे हो। और देश के सभी धर्म, देश के लिए सभी धर्म समान है, जितने भी धर्म हमारे देश में हैं, जितने भी हो चाहे, वो सब क्या है, समान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है बेटा, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स है इसके अंदर पैराग्राफ में, तो आप अपने, इसीलिए कहती हूँ कि देखो कभी कभी टीचर्स पढ़ाते वक्त भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, और कई बार जिससे वर्कशीट में मिस्टेक दी गई है, तो आप अपनी एनसीईआरटी जो बुक दी गई है आपकी, उसको लेके ज़रूर बैठिएगा बेटा, तभी आपको ये वर्कशीट भी अच्छे से समझ में आएगी। और टीचर या जो वर्कशीट में समझाया गया है कुछ गलत उसमें से बोल दिया जाता है टीचर से, कोई जानकर के, तो बच्चे देखो गलत नहीं बताता है, बट कभी कभी गलत निकल जाता है मुंह से। तो इसलिए अगर आपके पास में एनसीईआरटी होगी तो आपको उससे जो क्लैरिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो इस पैराग्राफ को आप अपनी एनसीईआरटी से देखिएगा बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्रियाकलाप। इसके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो आपको इनके मौलिक अधिकारों के नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना और खाना, ये कौन सा अधिकार है बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल देती हूँ, ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम, स्वतंत्रता। ये कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। हम ऊपर भी देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे देश के किसी भी राज्य में रहने के निवास करने का अधिकार है। किसी भी राज्य में रहने का अधिकार कहाँ था, हमने देखा था अभी, किसी भी राज्य में रहने का अधिकार भी किसके अंदर आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। आपने देखा ना, हमें किसी भी राज्य में आने जाने की हमें स्वतंत्रता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये किसका अधिकार है बेटा, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा अधिकार है, नंबर 3 में क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप ये काम नहीं करवा सकते, तो ये कौन सा अधिकार आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट देखिए, मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये किसके अंदर आएगा बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4 किसके अंदर आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास का अधिकार है। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि ये किस में आता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। ये किस में आता है, नंबर 5 किस में आएगा, नंबर 5 में। तो देखो फर्स्ट क्या आ गया, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट भी क्या आ गया, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद मुझे 14 साल की उम्र, ये किसके अंदर आएगा बेटा, अभी हमने देखा था, ये किसके अंदर आएगा, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, धर्म को मानने वाला किसके अंदर आएगा, कि मुझे अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये किसके अंदर आएगा बेटा, सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। मेरे वो गलत बता दिया था मैंने उसका,
देखो क्या कहा है, मुझे अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये किसके अंदर आएगा बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर। ये किसके अंदर आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है बच्चे, वो शैक्षिक वाला नहीं आएगा। क्या आएगा, धर्म का क्या आएगा उसमें, धार्मिक स्वतंत्रता, बेटा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार, ये किसके अंदर आएगा, आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चे, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। आंसर, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो देखिए दोबारा, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा समानता स्थापित करने के लिए, समानता के सब में समान हो स्थापित करने के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 2, भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए बेटा ये आपका आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। ये रहा इसका आंसर। कौन कौन से अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, जो भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, ये है उत्तर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखो धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है, पहले समझा देती हूँ। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। किसी भी एक धर्म को उच्चता नहीं दी गई है कि ये बहुत उच्च है और ये नीच है। सब धर्मों को समान माना जाता है, सबकी वैल्यू बराबर है। इसलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है। भारत में सभी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए अथवा किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक राष्ट्रीय धर्म है, सबके सब क्या है, बराबर है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। एक बार फिर समझो बेटा इसको, भारत में सभी नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए अथवा किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि इसको हमने राष्ट्रीय धर्म बना दिया है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म एक समान है। इसीलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बेटा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनमें समानता लाने के लिए, नागरिकों में उनके शोषण को रोकने के लिए जो है मौलिक अधिकार जरूरी है। अगर मौलिक अधिकार ना होंगे तो देखो सब अपना जिसके पास शक्तियाँ होंगी वो उसका उपयोग करेगा और दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। तो उनको दबाने से रोकने के लिए, उनको स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारत में जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा आंसर नंबर 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। समानता के लिए कि सब में समान व्यवहार हो सके, शोषण से बचने के लिए कि किसी के साथ शोषण या अन्याय ना हो सके, अन्याय से बचने के लिए, सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। अगर सरकार, मान लो कोई सरकार आ गई और वो हमारे पास में मौलिक अधिकार नहीं होते तो वो अपनी शक्तियों का उपयोग करते, है ना। तो सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया गया है बेटा, जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो समझ में आया मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, समानता के लिए, शोषण से बचने के लिए और सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।